हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम हिंदी साहित्य के तीसरे पेपर जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा है उसका छोटे क्वेश्चन देखेंगे जो रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस, जिसमें भाषा और भाषा विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, रूप विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ हैं और हिंदी भाषा संरचना है। और ये 5वें यूनिट में लिपि और देवनागरी लिपि है। और इन्हीं के ये छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं छोटे क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा का सामान्य अर्थ यह है कि वह विचार और भावों को प्रकट करने के माध्यम है। उसे दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक सामान्य अर्थ के आधार पर, दूसरे विशिष्ट अर्थ के आधार पर। सामान्य अर्थ में भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और विशिष्ट अर्थ में वह अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार भाषा किसे कहते हैं। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति या पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। इस परिभाषा के अतिरिक्त उन्होंने एक स्थान पर यह कहा है कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करे उसे सादृशिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की भाषा विषयक परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और देवेंद्र नाथ शर्मा की भाषा विषयक परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष सामने आते हैं ये है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा उच्चारण अवयवों की मिश्रित ध्वनि समझती है। भाषा के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था, संगठन और कर्म होता है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ समष्टि सार्थक तो होती है, किंतु उनका भाव या विचार के साथ संबंध आर्बिट्री होता है। और ये 4 बता दिया। और क्वेश्चन नंबर चौथा कि भाषा के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। भाषा एक विकसनशील वस्तु है। भाषा एक विकसनशील वस्तु है। उसके समय, परिस्थिति और संदर्भ के अनुकूल परिवर्तन होता रहता है। जहाँ तक भाषा के पक्षों का प्रश्न है वे 3 हैं, व्यक्तिगत पक्ष, सामाजिक पक्ष और सर्वव्यापक पक्ष। भाषा विज्ञानी सोसोर ने भाषा के व्यक्तित्व पक्ष को पारोल्स कहा है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे अंग्रेजी में स्पीच और हिंदी में वाणी के द्वारा समझा जाता है। और 5वां क्वेश्चन कि भाषा के व्यक्तित्व पक्ष से क्या तात्पर्य है। भाषा का व्यक्तित्व पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा का जन्म व्यक्ति से होता है क्योंकि ध्वनि के उच्चारण की क्षमता उसी में होती है। व्यक्ति आज समाज में भाषा प्राप्त करता है, वह समाज में रहकर उसका प्रयोग करता है और समय समय पर परिस्थिति के अनुकूल उसे नया रूप प्रदान करता है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है कि व्यक्तिगत भाषा या वाणी 2 अनिवार्य पहलू हैं, बोध और अभिव्यंजना। बोध आदान का साधन है और अभिव्यंजना प्रदान का। बोध की सहायता से भाषा ग्रहण की जाती है और अभिव्यंजना की सहायता से वह समाज को दी जाती है। वह भाषा की व्यक्तित्व पक्ष है। यानी 2 पक्ष हैं, एक बोध है, एक अभिव्यंजना है। बोध से तो भाषा जो आदान का साधन है और अभिव्यंजना प्रदान का, उसे हम आदान करते हैं बोध से, और अभिव्यंजना से भाषा प्रदान करती है। ये दो व्यक्तिगत पक्ष बताए हैं भाषा के। और भाषा का सामाजिक पक्ष, अब भाषा की उत्पत्ति भले ही व्यक्ति के द्वारा हुई हो, वह पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। भाषा का निर्माण समाज के लिए होता है तथा उसका उपयोग भी समाज के लिए किया जाता है। भाषा के जितने भी रूप हैं उन सभी में सामाजिक रूप ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का व्यक्तित्व पक्ष में मुख्य रूप से ध्वनिम आता है। स्वर्ण का प्रश्न, यानी स्वर्ण का प्रश्न आज जो समाज से संबंधित है। व्यक्ति अकेला रहकर बोल तो सकता है लेकिन वह सुन नहीं सकता, ये संभव नहीं है। अब है कि आंगिक भाषा से क्या तात्पर्य है। यानी आंगिक भाषा का तात्पर्य विशेष रूप से ऐसा हो जाता है कि जैसे सांकेतिक भाषा या जो हम संकेत करके समझाते हैं, या फिर हमारे अंगों की जो हरकतें होती है उसे समझते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि विकासवाद के अनुसार मनुष्य एक दिन अन्य पशुओं की कोटि का जीव
जीव था, उसके पास कोई भाषा नहीं थी, अतः वह आंगिक चेष्टाओं की सहायता से अपनी बात दूसरों को पहुंचाता था। आंगिक भाषा का अर्थ है कि शारीरिक चेष्टा के द्वारा अपनी बात को दूसरे को समझाना। आंगिक चेष्टाओं से भाव तो प्रकट हो जाता है, किंतु उससे जीवन में अधिक काम नहीं चल सकता। इस भाषा की इसलिए अनेक सीमाएं हैं, यानी कि वैसे सांकेतिक ही अर्थ हो जाता है इसका सीधा सीधा। और भाषा को क्या पैतृक संपत्ति माना जा सकता है? कुछ विद्वानों का मान्यता है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति का भागी है और अधिकारी पुत्र होता है, उसी प्रकार भाषा भी पिता से पुत्र को संपत्ति के रूप में प्राप्त होती है। वस्तुतः भाषा की प्रथम विशेषता यह है कि वह पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि वह पैतृक संपत्ति होती तो पिता की भाषा पुत्र की ही भाषा होती, किंतु ऐसा नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा अर्जित होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा पिता भाषा सीख रहा है वैसे ही पुत्र सीखे। हो सकता है कि पिता ने एक भाषा सीखी हो तो पुत्र हो सकता है 3 या 4 भाषा भी सीख सके, तो वो एक अर्जित होती है, इसमें पैतृक का कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के साथ भाषा का संबंध। तो मनुष्य के साथ भाषा का संबंध आदिकाल से है। आदिम अवस्था से ही मनुष्य अकेलेपन से भयभीत रहा है। सुरक्षा और सुविधा के लिए उनसे मिलजुल कर रहना प्रारंभ किया। यह समूह भावना ही अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने की इच्छा पैदा करती है। बात करने के लिए बोलना आवश्यक है। बोलना ही भाषा की प्रथम पीढ़ी है। आदमी का बोलना सृष्टि के अन्य प्राणियों के बोलने से पृथक प्रकार का होता है। इसी भाषा के मानव की श्रेष्ठ नीति है, यानी कि उसका संबंध तो शुरू से ही रहा है। वो आदिम काल से ही अकेला नहीं रहना चाहता मनुष्य, वो अपने जैसे सभी के साथ रहना चाहता है। तो आप कैसे प्रमाणित करते हैं या प्रमाणित करेंगे कि भाषा सर्वव्यापी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसकी सामाजिकता गवाह है कि उसके प्रति कार्यकलाप के मूल में भाषा है। मनुष्य का आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व और सामाजिक चिंतन और अभिव्यंजन सबका सब भाषा का परिणाम है। भर्तृहरि ने तो लौकिक कर्तव्य बोध ज्ञान भाषा पर ही आश्रित स्वीकार किया है। वाक्य पद्य में समस्त ज्ञान को भाषा से संबंधित मानकर उसकी सर्वव्यापकता प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार संसार में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जो भाषा के अभाव में संभव दिखाई देता है। 11वां प्रश्न है कि आप कैसे प्रभावित या प्रमाणित करेंगे कि प्रत्येक भाषा का ढांचा पृथक और स्वतंत्र है। तो प्रत्येक भाषा का ढांचा, उसकी बनावट पृथक और स्वतंत्र होती है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। इस स्वातंत्र्य और पार्थक्य के स्पष्ट करते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी सभी में लिंग, वचन और काल के संदर्भ में भी अंतर है। उसी से प्रत्येक भाषा का ढांचा पृथक और स्वतंत्र होता है। रूसी में है नहीं होता, ख ही होता है, लेकिन नेहरू को नेखरू और हर्ष को खर से लिखते हैं, यानी वो है को ख लिखते हैं। और वैसे कई भाषाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ की भाषाएं देख लें, उसमें कुछ समाज में जैसे सह को है को सह बोला जाता है, जैसे सिर की जगह हीर बोलते हैं। ऐसे तो भाषाओं ये अपनी भाषाएं में अंतर होता है और सभी भाषाएं स्वतंत्र होती हैं। क्या भाषा, ये 12वां प्रश्न है कि क्या भाषा अधशस्त्र रूप में कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है? मनुष्य कम से कम श्रम में अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा की इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी है। इस बात में एक शब्द में रेफ्रिजरेटर से स्पष्ट किया गया है। आज इसे केवल फ्रिज कहकर काम चलाया जा रहा है, जो कि वास्तविक शब्द कष्टसाध्य है। अतः सरलीकरण करके फ्रिज बना लिया गया है। व्याकरण में यही नियम लागू होता है। और 13वां प्रश्न है, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भाषा विविधात्मक होती है। इसी विविधात्मक के कारण उसके अनेक रूप दिखाई देते हैं। उनके प्रमुख रूप ये हैं कि जिसमें परिनिष्ठ भाषा, विभाषा, अपभाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और मिश्रित भाषा सामान्यतः भाषा के ही प्रमुख रूप हैं। इन सभी रूपों में आज भी भाषा को देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा न तो सरल होती है और न ही कठिन होती है, उसका निरंतर विकास होता रहता है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को इन प्रमुख बिंदुओं के सहारे स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा के क्षेत्र व्यापक है और बोली का सीमित।
भाषा एक विभिन्न बोलियों के परस्पर एक दूसरे से समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न बोलियां बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ पाते। भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य रचना और परस्पर गंभीरतम विषयों के विचार विमर्श के लिए होता है। बोली में न तो शिक्षा दी जा सकती है और न ही शासन से काम चलाया जा सकता है। बोली हम हमारी लोकल भाषा से ले सकते हैं, जैसे हमारी जो लोकल होती है, जो हम घर परिवार में इस्तेमाल करते हैं। और भाषा जैसे हिंदी भाषा है, जो पूरे देश में, अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, ये सारे देश में चलती हैं। बोली को परिभाषित कीजिए। बोली को परिभाषित करने के लिए वैसे तो हम एक मातृभाषा भी बोल सकते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है वैसे, लेकिन चलो देख लेते हैं कि भोलानाथ तिवारी ने बोली को परिभाषित करते हुए कहा कि बोली किसी एक भाषा के एक ऐसे क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जिसमें ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह या मुहावरे आदि को दृष्टि से उन भाषा में परिनिष्ठ और अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती हैं, किंतु इतनी भिन्न नहीं कि अन्य रूपों को बोलने वाले उसे समझ न सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप, रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि में कोई बहुत स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, मतलब हल्का हल्का चेंज होता है इसमें। और ये है कि भाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है। भाषा विज्ञान दो शब्दों का मेल है, भाषा और विज्ञान। इस आधार पर भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है। ज्ञान में वी उपसर्ग लग जाने से विज्ञान शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान। इस आधार पर भाषा विज्ञान भाषा का विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। भाषा की विज्ञान के अंतर्गत भाषा में अनेक पक्षों के अनेक रूपों में प्रकारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसी वैज्ञानिक अध्ययन के कारण भाषाओं का विशिष्ट अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। और ये रिवीजन के टाइम मतलब दुगनी स्पीड पे करके फटाफट देखने से ही हमारे ये छोटे क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में एकदम टाइम पर हमें ये ज़्यादातर लगभग छोटे क्वेश्चन में ही दिक्कत आती है, क्योंकि कॉपी स्टार्ट इन्हीं से करनी होती है ना। तो देखते हैं 17वां क्वेश्चन। भाषा का भौतिक आधार क्या है। विचार यदि भाषा की आत्मा है तो भौतिक आधार भाषा का शरीर। विचार को अभिव्यक्त करने के लिए इस शरीर रूपी वाहन का सहारा लेना पड़ता है। भाषा के भौतिक आधार यानी कि इसमें पूछा है हमें कि भाषा का भौतिक आधार क्या है। विचार यदि भाषा की आत्मा है तो भौतिक आधार भाषा का शरीर। विचार को अभिव्यक्त करने के लिए इस शरीर रूपी वाहन का सहारा लेना पड़ता है। भाषा के भौतिक आधार के अंतर्गत मुख और नासिका के सभी अवयव आ जाते हैं। इससे ध्वनि के उच्चारण में सहायता मिलती है। वक्ता की दृष्टि से भाषा के भौतिक आधार सुख, जीवा, दांत, ओठ, तालु, कंठ और नासिका है। श्रोता की दृष्टि से भाषा का भौतिक आधार कान है, जिसके सहारे ध्वनि को ग्रहण किया जाता है। प्रमाणित कीजिए कि भाषा अथ से इति तक समाज की वस्तु है। भाषा को किसी भी स्थिति में पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता। भाषा तो अर्जित की जाती है। भाषा क्या है, यह अर्जन समाज में होता है। भाषा प्रारंभ से अंत तक समाज की ही वस्तु है, अतः इसका जन्म और विकास भी आज समाज में होता है। अतः मनुष्य का भाषा का अर्जन समाज से ही करता है और इसका प्रयोग भी जो अर्जन के बाद की स्थिति है समाज में ही होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा अत से इति समाज की ही वस्तु रहती है। भाषा विज्ञान की विविध परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। जो भाषा विज्ञान की विविध परिभाषाएं हैं, प्रमुख रूप से 3 निष्कर्ष निकलते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा का विशिष्ट एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इससे भाषा के सभी अंगों और उपांगों की विवेचना शामिल है। भाषा विज्ञान व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण विधि है। भाषा विज्ञान में भाषा के विविध रूपों के संबंध में सुनिश्चित नियमों का अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये 20वां क्वेश्चन है कि मानव विज्ञान और भाषा विज्ञान का संबंध बताइए। तो भाषा के बोलने और बोलने वालों की वागेंद्रियों को सुनने वालों की सर्वेंद्रियां सहायक हैं। मानव विज्ञान आदिम विकास से लेकर वर्तमान तक शरीर की बनावट के संबंध में विचार करता है। मनुष्य की शारीरिक संरचना से भाषा प्रभावित होती है। इसी से भाषा विज्ञान के साथ मानव विज्ञान सहायक है। प्रजातियों के साथ भाषाओं के संबंध, प्रजातियों के सम्मिश्रण के बाद भाषा परिवर्तन और एक भाषा के रूप में विकास का दूसरी भाषा के रूप में विकास से प्रजातियों के आधार पर सहयोग मानव विज्ञान के द्वारा किए जाते हैं।
परिवर्तन है यानी कि भाषा परिवर्तन है वो एक भाषा के रूप में दूसरी भाषा के रूप में जो विकास में प्रजातियों के आधार पर सहयोग मानव विज्ञान के द्वारा माने जाते हैं। वह है कि भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र का संबंध। तो प्रत्यक्ष तो भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र में कोई गहरा संबंध नहीं है, किंतु गहराई से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि इन दोनों में गहरा भले ना हो पर संबंध तो है। तर्कशास्त्र जिस तर्क प्रणाली को अपनाते हैं वही भाषा विज्ञान में भी व्यवहारत होती है, यानी कि जो व्यवहार में आती है। यास्क के निरुक्त में जिस तर्क पद्धति को स्वीकार किया गया है वह यही प्रमाणित करती है कि तर्कशास्त्र और भाषा विज्ञान में संबंध है। यूँ ही भाषा विज्ञान में जो वैज्ञानिकता व तर्काश्रित की जाती है तो भारतीय तर्कशास्त्र वस्तुतः भाषा के चरम अवयव वाक्य ही का विज्ञान है। यह भाषा के सहारे ही चलता है, अतः भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र का संबंध स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ध्वनि के कितने पक्ष हैं, वे कौन कौन से हैं। भाषा की रचना ध्वनि से होती है, इसी से सार्थक ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। भाषा विज्ञान ध्वन्यात्मक भाषा का विवेचन करता है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, बोलने से सुनने वाले तक कैसे पहुंचती है और सुनने वाला उस ध्वनि को सुनकर उसका आशय किस तरह समझता है आदि स्थितियाँ ही ध्वनि के पक्ष में व्यक्त होती है। इसी आधार पर ध्वनि के 3 पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं, पहला उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि को समझने और ग्रहण करने में शरीर तंत्र में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाषा में सार्थिक ध्वनियाँ मिलकर शब्द के साथ पद की रचना करती हैं और पद उद्देश्यपूर्ण वाक्य रचना के साथ होता है। ध्वनि के उत्पादन और ग्रहण का संबंध बोलने वाले और सुनने वाले से होता है। बोलने वाला वाग्यंत्रों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करता है और सुनने वाला श्रवणेंद्रियों की सहायता के द्वारा सुनता है। बोलने और सुनने वाले के बीच ध्वनि का संवहन पक्ष है। ध्वनि को समझने और ग्रहण करने में शरीर तंत्र के 9 अंग सहायक होते हैं, जैसे ये अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी या जनन तंत्र, यानी ये सारे शरीर के तंत्र सहायक होते हैं। अब इस शरीर तंत्र में कौन कौन से तंत्र भाषण से संबंधित और क्यों है। भाषा शरीर से संबंधित इन तंत्रों का कार्य जीवन में सहायक होता है। इन तंत्रों में श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का संबंध भाषण से होता है। ये दोनों तंत्र कंठ के पास मिले हुए हैं। नाक के द्वारा जो हवा फेफड़ों तक आती है और मुंह से खाया जाने वाला भोजन आमाशय तक जाता है। इन दोनों का कुछ ही दूरी तक मार्ग एक ही है। गले के नीचे यह मार्ग श्वसन नली और भोजन नली में बंट जाता है। श्वसन नली ये हवा को फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है और भोजन नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। भोजन नली के द्वार पर एक ऐसी व्यवस्था है कि भोजन निकलते समय श्वसन नली का मुख कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, इसलिए इन दोनों तंत्रों का संबंध भाषण से है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़े का क्या कार्य करते हैं। वैसे तो हमें अमूमन पता ही है कि फेफड़े क्या कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जीवन की अंतिम सांस तक सांसों का आना जाना लगातार बना रहता है। भीतर खींची गई हवा से हमारे शरीर में खून की सफाई होती है और बाहर फेंकी गई हवा के द्वारा दूषित तत्व शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। और फेफड़ों का मुख्य कार्य हवा को खींचना, बाहर निकालना, बातचीत करने में सार्थक ध्वनियों की रचना में फेफड़े मदद करते हैं और यह मदद मुख्य कार्य न होकर फेफड़ों का सहयोगी कार्य है। 26 नंबर है कि स्वतंत्र तंत्र क्या कार्य करता है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में श्वसन तंत्र होता है जो फेफड़ों से निकलने वाली हवा को बाहर करता है। इस श्वसन तंत्र के बीच होठों की आकार की 2 मांसल या झिल्लियाँ होती हैं। इन्हीं मांसल झिल्लियों को स्वर तंत्री कहा जाता है। इन लचीली स्वर तंत्रियों के बीच के छिद्रों को कंठ द्वार कहा जाता है और कंठ द्वार का नाम कंकाल है या काकल। कंकाल नहीं, काकल है। काकल जो बोलते हैं ना, काकल है, ये अपनी जो कंठ पर हमारे दिखाई देता है। ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक सहयोगी तत्व कौन सा है। ध्वनियों के उच्चारण में मुख सबसे सहयोगी होता है। मुख के ऊपरी हिस्से में छत और नीचे जीभ। छत में सबसे पीछे कोमल तालु है जहाँ एक छोटा सा मांस का पिंड लटकता सा दिखाई देता है। यही मांस का पिंड काकल अथवा अलीजीवा है। अच्छा, अलीजीवा इसे ही बोलती हैं। जब कोमल तालु ऊपर आता है तब नासिका मार्ग को बंद कर देता है और नीचे आता है तब नासिका मार्ग को खोल देता है। कोमल तालु के आगे कठोर तालु और कठोर तालु के आगे दंत तालु है, जिसकी बनावट खुरदरी होती है, जिसकी बनावट खुरदरी होती है। इसी को मूर्धा कहा जाता है। मुख
की छत के आगे दांत है और दांत के आगे उन दोनों होठ। इन सब अवयवों का संयोग ध्वनियों के उच्चारण से किया जाता है। 28 नंबर है कि जीभ के कितने भाग स्वीकार किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। जीभ ध्वनियों के उच्चारण में सबसे अधिक सहायक है। जीभ के 4 भाग माने जाते हैं, जीवा, पश्च जीभ और यानी जीवा पश्च जो जीभ के पीछे का भाग है, और जीवा पृष्ठ कठोर तालु के सामने, और तीसरा है जीवाग्र यानी कि जो दांतों के सामने हिस्सा होता है वह, और जिव्राणी जो जीभ के आगे का छोर होता है वो जिव्राणी कहा जाता है। ध्वनियों के भिन्न भिन्न रूप, मुख विवर की भिन्न भिन्न आकृतियाँ कोमल तालु, जीभ और होठ के सहारे बोल आते हैं। 29 नंबर है कि भाषा के लिए उपयोगी ध्वनियों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। भाषा में नियमित उपयोगी ध्वनियों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है, किंतु सभी विद्वानों का मत है कि इस विषय में एक जैसा ही है। भाषा के लिए उपयोगी ध्वनियों का वर्गीकरण बोलने के स्थान, बोलने में सहयोग देने वाले अवयव, बोलते समय किए जाने वाले प्रयत्नों के आधार पर किया जाता है। इनको स्थान, करण और प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि विवेचन के स्थान का क्या कार्य या महत्व है। ध्वनियों के उच्चारण करते समय जिन स्थानों पर निश्वास वायु रुकती है अथवा उसके आने जाने में रुकावट आती है उन्हें स्थान कहा जाता है। स्थान अंजल है, काकल कंठ है, तालु है, मूर्धा है, वत्स है, दंत है, ओष्ठ स्थान है, और इन स्थानों में बोली जाने वाली ध्वनियाँ काकल्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वत्स, दंत्य और ओष्ठ्य कहलाती हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनियों में कितने और कौन कौन से भेद हैं। ध्वनियों में सामान्य रूप से 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो हमें सभी को पता है कि स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। स्वर का उच्चारण अपने आप हो जाता है और व्यंजन बोलते समय किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ध्वनि के उच्चारण में श्वासघात मूल रूप से सहायक है। इस दृष्टि में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता वे स्वर हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण समय में निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है वे व्यंजन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में जीवा की ऊंचाई क्या महत्व है। स्वरों को बोलते समय जीवा की ऊंचाई जीभ का उठना, गिरना और होठों का भिन्न भिन्न आकार में बदलना सहयोग देता है। इन्हीं आधारों पर स्वर के भेद हैं। इन भेदों के कारण जीवा की ऊंचाई और जीवा का उत्थापित भाग और होठों की स्थिति। ध्वनियों के उच्चारण के समय निश्वास वायु मुख विवर से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, लेकिन सांस बाहर निकलने का रास्ता को संकरा कर दिया जाता है। निश्वास निगर्म मार्ग को संकीर्ण करने का काम जीभ के ऊपर उठकर करती है। संकीर्णता कहीं कम होती है।